हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे समसामयिकी के इन्वायरमेंटल और इकोसिस्टम के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत का पहला आर्कटिक शीतकालीन अभियान, जिसे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने 18 दिसंबर 2023 को हरी झंडी दिखाई है। आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान में निम्नलिखित 4 वैज्ञानिक शामिल हैं, और वो 4 वैज्ञानिक हैं गोवा के अतुल्य आर, इन्हें ये राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र से हैं। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के गिरीश बीएस को। तीसरे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मंडी के प्रशांत रावत, और चौथे हैं भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के सुरेंद्र सिंह। भारत में आर्कटिक में 2008 में हिमाद्री नामक एक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित कर रहा है, जो ज्यादातर ग्रीष्मकालीन यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान वैज्ञानिकों को मेजबानी करता रहा है। पृथ्वी के ध्रुवों यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक पर भारतीय वैज्ञानिक अभियानों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पोलर साइंस एवं क्रायोस्फीयर रिसर्च सेंटर योजना के तहत राष्ट्रीय ध्रुवी एवं महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है। अगला टॉपिक है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया गया। 10 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का शुभारंभ किया गया था। ग्लोबल रिवर सिटीज यह एक अनूठा गठबंधन है जो 11 देशों के 275 प्लस वैश्विक नदी शहरों, अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों और ज्ञान के प्रबंधन भागीदारों को शामिल करता है। यह शहरी क्षेत्रों में नदी केंद्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए एवं नेटवर्क बनाने के लिए एक मंच है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस भारत के रिवर सिटीज अलायंस से प्रेरित है। रिवर सिटीज अलायंस भारत में नदियों के किनारे स्थित शहरों के सतत प्रबंधन का एक विचार मंच है। अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष हो चुके हैं। 3 से 5 नवंबर 2023 के बीच नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी शांकला फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में साइलेंट कन्वेंशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर विषय के साथ कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया। वनस्पतियों और जीवों के विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कवर किए गए शुरुआती रिजर्व जिम कार्बेट, मानस, रणथंभौर, सिमलीपाल, बांदीपुर, पलामू, सुंदरबन, मेलाघाट और कान्हा नेशनल पार्क थे। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पिग्मी हॉक का संरक्षण। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में हाल ही में 18वें कैप्टिव ब्रीड पिग्मी हॉक छोड़े गए और इस प्रकार वर्तमान में मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में इनकी संख्या 54 हो गई है। यह पहल पिग्मी हॉक संरक्षण कार्यक्रम के तहत किया गया था, जिसका लक्ष्य 2025 तक मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में इनकी संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया जाए। पिग्मी हॉक्स कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। पिग्मी हॉक कंजर्वेशन यह यूनाइटेड किंगडम स्थित ड्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट द्वारा समर्थित है। इस प्रोग्राम की शुरुआत 1966 में गुवाहाटी के पास मानस नेशनल पार्क के बंसबारी रेंज से पकड़े गए 2 नर और 2 मादा पिग्मी हॉक के साथ की गई थी। अगला टॉपिक है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। 9 सितंबर 2023 को G20 की शिखर बैठक के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया गया। भारत की पहल पर लॉन्च किए गए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का उद्देश्य जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल के उपयोग की दिशा में कार्य करना है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के सदस्य देश हैं, जिसमें 19 देश हैं और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। G20 समूह के 7 देश अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। G20 समूह द्वारा आमंत्रित 4 देश बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त अमीरात इसमें शामिल हैं। 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
वर्ल्ड एलपीजी ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन नेशन एनर्जी फॉर ऑल, यूनियन नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बायोफ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन इसके अंतर्गत आते हैं। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य देश का 55वां बाघ अभयारण्य बना। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य को मध्य प्रदेश के 7वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। भारत में अधिसूचित बाघ अभयारण्यों की कुल संख्या अब 55 हो गई है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है और इस राज्य को बाघ स्टेट का दर्जा मिला है। प्रदेश में बाघों की संख्या अब 785 हो गई है। अगला टॉपिक देखते हैं। बाघ सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 14 से 15 सितंबर 2023 को जयपुर में बांध सुरक्षा पर इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में विशेषज्ञों और नेताओं के बीच चर्चा की सुविधा प्रदान करके और सुरक्षित बांधों के महत्व को बढ़ावा देकर विश्व स्तर पर बांध सुरक्षा को मजबूत करना है। अगला टॉपिक देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बायोडायवर्सिटी का फंगा कैंपेन। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने एक अभियान शुरू किया जिसमें वैश्विक समुदाय से फंगस के महत्व पर जोर देने के लिए फ्लोरा और फाइना के साथ साथ फंगस से डिराइव फंगस शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया है। इस पहल का उद्देश्य कवक के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल धारणाओं और नीतिगत निर्णयों के आकार देने और भाषा में प्रभाव पर प्रकाश डालती है। अगला टॉपिक देखते हैं। व्हाइट बेलीड सी ईगल। तमिलनाडु में रामनाथपुरम में पावर लाइन टावरों पर व्हाइट बेलीड सी ईगल के घोंसले पाए गए। व्हाइट बेलीड सी ईगल का साइंटिफिक नेम है इक्तियोफागा ल्यूकोगैस्टर, जो एक्सीपिडेटर परिवार से संबंधित एक शिकारी पक्षी है। ये पक्षी भारत के समुद्र तट, बांग्लादेश के पूर्वी तट और दक्षिण एशिया में श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी तटीय क्षेत्रों, ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इसका मुख्य भोजन समुद्री सांप, मछलियां आदि हैं। यह वर्षों तक एक ही स्थान पर रहता है और आमतौर पर समुद्र तट, ज्वारी खाड़ियों और मुहानों के पास ऊंचे पेड़ों पर घोंसले बनाता है। अगला टॉपिक है। भारत में बाघों की आबादी 6.1% की वार्षिक वृद्धि हो गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार बाघों की आबादी प्रति वर्ष 6.1% की दर से बढ़ रही है। इसकी वार्षिक वृद्धि की दर के साथ यह अब 3,925 बाघों की संख्या होने का अनुमान है। भारत में बाघ की आबादी वैश्विक आंकड़ों का 75% हो गया है। देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है जो 785 है। अगला टॉपिक है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। 11 जुलाई 2023 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा यह जानकारी दी गई कि वर्तमान में 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 पेट्रोल देश की 1,350 ईंधन फ्यूल रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध है तथा 2025 तक यह पूरे देश में उपलब्ध होगा। E20 यानी इथेनॉल 20 फ्यूल में 80% पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण किया जाता है, जिसमें संख्या 20 पेट्रोल के मिश्रण में इथेनॉल के अनुपात को दर्शाती है। E20 फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन के पहले चरण में 15 शहरों को कवर किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा अगले 2 साल में पूरे देश में इसके विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद भारत इथेनॉल का विश्व का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। गन्ना और इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क। ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क जो 7 से 9 जुलाई 2023 के दौरान चीन के हैनॉन प्रांत में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक गिब्बन प्रजाति के संरक्षण के लिए की गई थी। 1900 के बाद वैश्विक स्तर पर गिब्बन प्रजाति के वितरण और आबादी में भारी कमी आई तथा सब ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट में इनकी छोटी आबादी बची है। गिब्बनों की एक प्रजाति, जिन्हें हुलॉक गिब्बन कहते हैं, भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। ब्लू पैंसी। जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक तितली। जून 2023 को जम्मू और कश्मीर के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग द्वारा ब्लू पैंसी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक तितली घोषित कर दी गई है। इसमें जम्मू कश्मीर की समृद्ध बायोडायवर्सिटी को संरक्षित और करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम बना है।
ब्लू पेंसी का वैज्ञानिक नाम जुनोनिया ओरोथिया है, जो कि एक टेरिटोरियल अर्थोपोड्स भी माना जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी कार्बन बायो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे CBAM कहते हैं। 10 मई 2023 को यूरोपीय आयोग के को लेजिस्लेटर ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM से संबंधित रेगुलेशन पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय संघ द्वारा आयात किए जाने वाले कार्बन सघन वस्तुओं के प्रोडक्शन में स्वच्छ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए ऐतिहासिक उपकरण के रूप में वर्णित किया जा रहा है। 16 मई 2023 को यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशन के बाद यह रेगुलेशन आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। CBM शुरू में कुछ सामानों में प्रिकर्सर के आयात पर लागू होगा जिनका प्रोडक्शन कार्बन इंटेंसिव होता है। उदाहरण के लिए सीमेंट, लोहा और स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, बिजली आदि। इन पर यह शुरुआत में लागू किया जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, एर्विकुलम फर्न संग्रह स्थापित करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। एर्विकुलम फर्न संग्रहित करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। एर्विकुलम नेशनल पार्क मुन्नार में नीलगिरी तहर का एक प्राकृतिक आवास है, जहां पार्क के अंदर एक फर्न कंजर्वेशन स्थापित किया जा रहा है। यह पहली बार है कि जब हिल स्टेशन में इस तरह का फर्न संग्रह स्थापित किया गया है। फर्न एपिफिटिक परिवार से आता है और बिना मिट्टी वाले वातावरण और में प्राकृतिक रूप से उगते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य थंथाई पेरियर वन्यजीव अभयारण्य। तमिलनाडु सरकार ने थंथाई पेरियर वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचना घोषणा की है, जिससे यह राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है। यह अभयारण्य मैमल्स की 21 प्रजातियों, पक्षियों की 136 प्रजातियों और तितली की 118 प्रजातियों का घर है। इस अभयारण्य में हाथी, तेंदुए, जंगली हिरण पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है, मोरे ईल की नई प्रजाति की खोज की गई है। इस ईल को तमिलनाडु के कुडालोर तट से मुदासलोदाई मछली लैंडिंग सेंटर में पाई जाती है। ईल की इस प्रजाति का वैज्ञानिक नामकरण जिम्नोथेरिक्स तमिलनाडुएसिस किया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। मार्च 2023 में भारत ने $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नामक एक ग्लोबल अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 800 करोड़ रुपए से अधिक की गारंटीड अमाउंट के साथ 5 वर्षों तक सुनिश्चित समर्थन प्रदान करेगा। इस वैश्विक पहल के द्वारा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिंद तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीते के संरक्षण की दिशा में काम किया जाएगा। गठबंधन की सदस्यता 97 रेंज देशों के लिए खुली होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैश्विक जलवायु लचीलापन कोष यानी ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड। 5 फरवरी 2023 को पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की घोषणा की गई है। फंड को स्वनियोजित महिला संघ यानी सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन के साथ साझेदारी में गठित किया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं, स्पॉट बेलीड ईगल आउल। 7 जनवरी 2023 को वन्यजीवों की एक टीम द्वारा शेषाचलम जंगल के तालकोना वन क्षेत्र में स्पॉट बेलीड ईगल आउल को पहली बार देखा गया है। IUCN की रेड बुक में इसे लीस्ट कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साइट्स के वर्गीकरण के अनुसार इसे परिशिष्ट सेकंड में स्थान दिया गया है। स्पॉट बेलीड ईगल आउल को घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट और डेविल बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह पक्षी इंसान की तरह अजीब सी चीख निकालता है। अगला टॉपिक देखते हैं, नीलकुरिंजी वन्यजीव संरक्षण। जनवरी 2023 में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीलकुरिंजी को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत सूचीबद्ध किया है। इसके अनुसार इसकी खेती और उसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं है। इसका वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलेथिन्स कुथियाना है। यह 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्पित होता है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक है तटीय लाल बालुका स्तूप। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश सरकार को विशाखापत्तनम की ग्लेशियल काल के कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स की रक्षा करने का सुझाव दिया है। विशाखापत्तनम शहर को कई भूगर्भीय महत्व के स्थलों के में से समृद्ध माना जाता है। इनमें लाल बालुका यानी रेड सैंड ड्यून्स भी प्रसिद्ध हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से एर्रा मैटी डिब्बालू के नाम से जाना जाता है। रेड सैंड ड्यून्स
का वितरण मुख्य रूप से तट के सहारे तथा विशाखापत्तनम शहर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्वी और भूमिनिपट्टनम के से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है। अगला टॉपिक देखते हैं लिज़ू ब्रेन बैबलर। दिसंबर 2022 में पक्षी अवलोकनकर्ताओं यानी बर्ड वॉचर्स ने एक दल ने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन बैबलर्स की एक नई प्रजाति खोज की है। इनका आकार 10 से 15 सेंटीमीटर 4 से 6 इंच यानी छोटी पूंछ तथा अपेक्षाकृत छोटी एवं सीधी चोंच होती है। ब्रेन बैबलर का निवास स्थान मुख्य रूप से दक्षिण एशिया देशों में होता है। अगला टॉपिक देखते हैं 3 हिमालयी औषधि पौधों IUCN रेड लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। हिमालय में पाए जाने वाले 3 औषधीय पौधों प्रजातियों माइजोट्रोपिस पैलेटा, फ्रिटिलरिया सिरोसा और डैक्टाइलोरिजा हेटागिरिया को मूल्यांकन के पश्चात संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। माइजोट्रोपिस पैलेटा यह वर्ष भर हरी भरी रहने वाली एक प्रकार की झाड़ी है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में स्पीसीज के रूप में रखा गया है। फ्रिटिलारिया सिरोसा जिसे कि सामान्य रूप से हिमालयन फ्रिटिलेरा कहते हैं, यह IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया है। डैक्टाइलोरिजा हेटागिरिया यह अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष भर हरी भरी रहने वाली एक प्रजाति के रूप में पाया जाता है। IUCN की लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। दिसंबर 2022 में IUCN ने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की एक संयुक्त रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ डेंजर की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, जिसका कि ऑस्ट्रेलिया ने विरोध किया है। ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, परंतु अब यह वर्तमान में भी लुप्तप्राय सूची में शामिल नहीं है। अगला टॉपिक है भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया। 10 दिसंबर 2022 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एर्नाकुलम जिले के अल्वा में स्थित केरल के राज्य बीज फार्म का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है। यह फार्म कार्बन तटस्थ खेती का अभ्यास करता है, जिसमें मिट्टी में ही विभिन्न कृषि प्रथाओं के दौरान जारी होने वाले सभी कार्बन का एब्जॉर्प्शन शामिल होता है। अगला टॉपिक है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन यानी मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट पहल को संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया द्वारा UNFCCC के COP27 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया। COP27 या संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट समिट मिस्र के शर्म अल शेख में हाल ही में आयोजित किया गया। इस पहल में UAE, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल है। यह पहल विभिन्न देशों में मैंग्रोव वनों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए सहयोग करेगी। अगला टॉपिक देखते हैं भारतीय ब्लैक हनीबी। केरल कृषि विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में स्थानिक मधुमक्खी की एक नई प्रजाति ब्लैक हनीबी की खोज की। अगला टॉपिक है वैश्विक यानी ग्लोबल टेम्परेचर कम करने के भारतीय प्रयास क्या क्या हैं। भारत ने अपने इंटरनेशनल लेवल पर निर्धारित योगदान को अद्यतन किया है। इसके अनुसार अब भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45% कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता की भी लक्ष्य रखेगा। भारत ने 2070 में तक नेट जीरो कार्बन प्रोडक्शन के दीर्घकालिक लक्ष्य को निर्धारित किया है। इसके साथ ही सरकार एडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। अगला टॉपिक है पंगेशियस इकारिया। यह कैटफिश की एक नई प्रजाति है जिसे मैटूर बांध के कावेरी नदी में खोजा गया है। अगला टॉपिक है कोआल प्रजाति। अक्टूबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने प्राथमिकता वाली प्रजाति यानी प्रायोरिटीज स्पीसीज की एक सूची जारी की, जिन्हें अगले 10 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा विलुप्त होने से बचाने की कोशिश की जाएगी। इस सूची में कोआला को भी शामिल किया गया है। कोआला का वैज्ञानिक नाम फॉस्कोलॉक्टस सिनेरस है। अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई
विश्व के 3 सर्वाधिक प्रदर्शित शहरों में शामिल है। 13 नवंबर 2023 को स्विस समूह IQ एयर द्वारा प्रदान की गई लाइव रैंकिंग के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई को विश्व के 10 प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। मैक्सिको सिटी को विश्व का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है तथा इसकी रैंकिंग 100वें स्थान थी। अगला टॉपिक है बायोडायवर्सिटी टाइम मशीन। बर्मिंघम विश्वविद्यालय और फ्रैंकफर्ट में गोएथी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में बायोडायवर्सिटी टाइम मशीन विकसित की है। यह बायोडायवर्सिटी टाइम मशीन सीखने के लिए अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित आंकड़ों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। अगला टॉपिक है सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड पैसिफिक। 2 अक्टूबर 2023 को एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र इकोनॉमिक और सोशल कमिटी द्वारा सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र शासित सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त पोषण जुटाने में नीति निर्माताओं नियामकों का मार्गदर्शन करती है। अगला टॉपिक है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 दिनों तक चलने वाला हाथी महोत्सव 21 से 27 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया। सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अपनी विविध स्थलाकृति के कारण अद्वितीय है। अगला टॉपिक है ग्रीन एनर्जी माइक्रोग्रिड। यह तिरुवनंतपुर के कोटूर में लॉन्च किया गया। माइक्रोग्रिड को नेशनल मिशन ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कार्यक्रम के अंतर्गत तिरुवनंतपुर स्थित CDAC द्वारा विकसित किया गया है। अगला टॉपिक है गजोत्सव 2023। यह असम में मनाया गया और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया। अगला टॉपिक देखते हैं मणिपुर में फूल के पौधों की नई प्रजाति। मणिपुर में 3 शोधकर्ताओं ने कॉकचिंग जिले में एक नए फूल वाले पौधों की प्रजाति खोज की है जिसे कुरकुमा कैक्चिंग जीन रखा गया है। अगला टॉपिक देश की पहली सोलर सिटी सांची। मध्य प्रदेश के सांची में देश की पहली सोलर सिटी स्थापित की गई है। सांची में रेलवे स्टेशन, स्कूल, सरकारी कार्यालय, स्ट्रीट लाइट जैसे तमाम संस्थानों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। घरों में भी सोलर स्टडी लैम्प का प्रयोग किया जा रहा है। अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट चीता के 1 वर्ष पूरे हो गए। 17 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट चीता को प्रारंभ का 1 वर्ष पूरा हो गया है। ज्ञातव्य है कि नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया जो 17 सितंबर 2022 को भारत में लाया गया था और इसके साथ ही प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट चीता अपनी तरह का पहला अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण कार्यक्रम है। अगला टॉपिक है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ किया गया और यह शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। यह भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस है। हाइड्रोजन ईंधन बसें 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए यानी नेट जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अगला टॉपिक है भारत के 75 स्थानिक पक्षी। अगस्त 2023 को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत के 75 एंडेमिक बर्ड्स शीर्षक वाली एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसके अनुसार भारत में 1353 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं और यह ग्लोबल बर्ड डायवर्सिटी का लगभग 12.4% प्रतिनिधित्व करता है। अगला टॉपिक है विश्व शेर दिवस जो 10 अगस्त 2023 को शेरों के कंजर्वेशन बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व स्तर पर विश्व शेर दिवस मनाया गया। अगला टॉपिक है G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक। तमिलनाडु के चेन्नई में 28 जुलाई 2023 को G20 पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट टॉपिक हरित हाइड्रोजन मानक। 19 अगस्त 2023 को न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री द्वारा सरकार ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन मानक अधिसूचित कर दिया है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन को परिभाषित किया गया है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने ग्रीन हाइड्रोजन को 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष किलोग्राम हाइड्रोजन से अधिक नहीं होने वाले वेल टू गेट उत्सर्जन यानी वेल टू गेट इमिशन के रूप में परिभाषित किया है। अगला टॉपिक है विश्व जल सप्ताह 2023। 20 से
24 अगस्त 2023 के दौरान विश्व जल सप्ताह 2023 मनाया गया। इस वर्ष की थीम परिवर्तन में बीज जल आधारित दुनिया के लिए अभिनव समाधान यानी सीड्स ऑफ चेंज इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर वाटर वाइज वर्ल्ड रखा गया है। अगला टॉपिक है भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड। 20 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड जारी किया है। नेक्स्ट टॉपिक है अत्यंत गंभीर चक्रवात तूफान बिपरजॉय, जो जून 2023 में हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ तथा गुजरात कक्ष के जिले में इसका लैंडफॉल हुआ। बिपरजॉय नाम का सुझाव बांग्लादेश द्वारा दिया गया था और बांग्ला में इस शब्द का अर्थ आपदा होता है। अगला टॉपिक है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बना है भिवांडी, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोलोटल्स। वैज्ञानिक ऑर्गेन्स, गिल्प्स या गलफड़े और उनकी आंखों और दिमाग के कुछ हिस्सों को पुनर्जीवित करने के लिए एक्सोलोटल्स नामक जीव की क्षमता पर अध्ययन कर रहे हैं। आईयूसीएन द्वारा एक्सोलोटल्स को गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला टॉपिक है नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया गया। ये कार्यक्रम केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023। यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। इसकी थीम थी आवर वाटरशेड मोमेंट, यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। अगला टॉपिक है लद्दाख का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। यायात्सो झील को चुमाथांग गांव की पंचायत बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर बायोडायवर्सिटी एक्ट के तहत लद्दाख का पहला बायोडायवर्सिटी विरासत स्थल घोषित किया है। यायात्सो झील या पक्षियों जानवरों जैसे बार हेडेड गूज, काली गर्दन वाली क्रेन और ब्राह्मणी बतख के लिए आवास स्थल है। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के चौथे बाघ अभयारण्य को मंजूरी मिल गई है। चित्रकूट के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी दे दी गई है। इसके पहले दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यह यूपी में चौथा टाइगर रिजर्व होगा। अगला टॉपिक है अरिट्टापट्टी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। यह तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई और इसके तहत अरिट्टापट्टी मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी स्थल घोषित कर दिया गया है। यह तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। अगला टॉपिक है भारत का पहला एक्वा पार्क। भारत का पहला एक्वा पार्क भारत सुबनसिरी जिले के तारिणी में अरुणाचल प्रदेश में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो ये था पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स। इसी तरह के अन्य करंट अफेयर्स के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं।